हेलो फ्रेंड्स, कहानी अटूट बंधन के भाग 4 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था राजन दीवार से सटकर अपने घुटनों को सिकोड़कर उनमें अपना सर घुसाकर बैठ गया। बैठे बैठे राजन फिर से अतीत की याद में खो गया। राशि और राजन के मिलन की रात की अगली सुबह ही जब राजन ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था तो राशि ने एक गिफ्ट राजन की तरफ बढ़ाया। राजन ने गिफ्ट लेते हुए पूछा, क्या है ये? तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। राशि ने शर्माते हुए कहा, वो आपके लिए बुरसट खरीदी थी, आज इसे ही पहनकर जाओ ना ऑफिस। राजन ने खुश होते हुए उस बैग को खोला तो हल्के नीले रंग की एक कमीज जिस पर गहरे नीले रंग की सुंदर कढ़ाई थी। आज सुमेधा जो कमीज लाई थी वो हूबहू उस कमीज जैसी ही थी। राजन झटके से वर्तमान में आया। राजन का दिमाग चकराया हुआ था। जब भी वो सुमेधा के निकट जाने का प्रयास करता था तो राशि कहीं ना कहीं बीच खड़ी महसूस हो रही थी। ये घटनाएं बता रही थी कि राशि यहीं कहीं है, बिल्कुल उसके पास, हर समय हर क्षण। राजन भागकर नीचे आया। राजन जिस कमरे में आया था ये छोटा सा कमरा था जो स्टोर की तरह उपयोग हो रहा था। राजन ने उसमें से एक छोटा सा लोहे का संदूक निकाला और उसे ऊपर ले गया। छत पर जाकर उसने उस संदूक को खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालना शुरू किया। ये वो सामान था जो राशि ने कभी उसे उपहार स्वरूप दिया था। इसमें ही उसने उस कमीज को निकाल कर देखा तो वो वाकई ही में हूबहू वैसी ही थी। राजन की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ गई थी। राजन ने अपना सर पकड़कर खुद से ही कहा, क्यों रखी थी ये मनहूस चीजें संभाल कर मैंने, क्यों? उसे कुछ सूझा और वो भागकर नीचे गया। राजन नीचे से माचिस लेकर आया और उसने उस कमीज को आग के हवाले कर दिया और एक एक करके उस संदूक के सारे सामान को उस आग के हवाले करता चला गया। उस संदूक में सभी उपहार, कपड़े या फिर कागज के कार्ड थे। इन्होंने आग तेजी से पकड़ ली, लेकिन आग की ज्वाला कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, बहुत ही ज्यादा बुलंद। ये देखकर राजन पीछे हट गया। तब ही राजन को उस भड़कती हुई आग में ही राशि दिखाई दी। राजन पागलपन में बोला, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, कोई नहीं यहाँ तुम्हारा। लेकिन राशि उस आग की ज्वाला से बाहर आकर राजन के सामने खड़ी हो गई। राजन की आंखें पथरा गई थी। राशि का चेहरा शांत था। राशि ने राजन से कहा, इस आग के फेरे लेकर ही तो तुमसे गठबंधन हुआ था, याद है ना? 7 जन्मों का गठबंधन जोड़ा था हमने इस आग के सामने ही। मेरे हाथ पर हाथ रखकर आपने भी तो वचन उठाया था कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। वो गठबंधन हमारे शरीरों का ही नहीं था, हमारी आत्माओं का भी था। ये चीजें जल जाएंगी, मेरा शरीर भी जल गया, लेकिन क्या इस आत्मा को जला पाओगे? और ये आग तो गवाह है उस गठबंधन की, तो याद रखना ये अग्नि ही उस गठबंधन की साक्षी है और ये उसकी रक्षा करेंगी हमेशा। राशि पीछे को मुड़ी और उस अग्नि की ज्वाला में ही समा गई। राजन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, माफ कर दो मुझे, प्लीज राशि, माफ कर दो मुझे, मैंने गलत किया, मेरा पीछा छोड़ दो। राजन जोर जोर से चिल्ला रहा था तो सुरेश, मंजू और सुमेधा भी ऊपर आ गए। कुछ पड़ोसी भी आ गए। सुरेश ने राशि का नाम राजन के मुंह से सुन लिया था तो वो राजन को शांत करवाते हुए नीचे ले आया। सुमेधा ने सुरेश से कहा, पापा 1 मिनट बाहर आओ। सुरेश चुपचाप बाहर आ गया। सुमेधा ने सुरेश को पिछले दिनों राजन की अजीब हरकतों के बारे में बताया। सुरेश सुमेधा से बोला, बेटा जी, राजन बहुत सीधा है, जरूर उसके दिमाग में डर बैठ गया है। तभी पीछे से मंजू आई, कू दिखा लाओ। कल कू बोली, मंदिर पे बाबा। सुरेश ने झल्लाते हुए कहा, तू चुप रहा कर, फालतू बोले जा रही है, मैं खुद कर लूँगा। सुमेधा को सुरेश का इस तरह मंजू से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन अभी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुमेधा ने सुरेश से कहा, पापा हनीमून अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ, कल ऑफिस ने जाकर, मेरठ के साइकेट्रिस्ट हैं बहुत अच्छे, मुझे और राजन को जानते भी हैं, उन्हें राजन को दिखा लेती हूँ। मंजू ने हिचकते हुए कहा, वो कौन होते हैं? सुमेधा अभी सोच ही रही थी कि कैसे समझाए, तभी सुरेश ने जवाब दिया, दिमाग का डॉक्टर। ये सुनते ही मंजू को झटका सा लगा और वो बोली, अरे मेरा लड़का पागल थोड़े ना हो गया है, हद कर दी तूने तो। सुमेधा ने माथे पर हाथ मारते हुए अपनी झल्लाहट का प्रदर्शन किया। सुरेश समझ गया था कि सुमेधा अब कड़ा जवाब देने वाली है।
तो वो मंजू को फटकार लगाते हुए अंदर ले गया। राजन बिस्तर पर तंद्रा अवस्था में था। वो बाकी दुनिया से तो दूर अपने अतीत में खोया हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ एकदम सही था। राशि एक देहाती परिवार से थी। वो बस इंटर तक पास थी, लेकिन फिर भी राजन को बहुत भाती थी। परंतु स्थितियां बदलने के साथ साथ सुरेश की महत्वाकांक्षाओं को भी पंख लग रहे थे। सुरेश ने हमेशा गरीबी देखी थी, लेकिन बेटे के सीए बनने के बाद उसकी जिंदगी आरामदायक हो गई थी। राजन के सीए बनते ही राशि का रिश्ता आया था। उस समय सुरेश के लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि राशि का परिवार एक धनाढ्य परिवार था और दहेज भी खूब दिया था। इतना कि सुरेश का मकान बन गया और घर में सारे सुख सुविधा के सामान भी आ गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लोगों ने बातें करनी शुरू की तो सुरेश को अपना फैसला अपनी गलती लगने लगा। सामान्यतः सुरेश को ये सुनना पड़ता था, राजन की शादी तो किसी भी बड़े परिवार में हो जाती, दहेज इससे भी ज़्यादा मिल जाता। बल्कि सुरेश तूने गलत किया, राजन का ब्याह किसी सीए लड़की से ही करना था। सुरेश के साथ साथ मंजू को भी अब लगने लगा था कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी। सुरेश की ये छटपटाहट रह रहकर बाहर भी आने लगी थी। अब वो अक्सर राशि को उसके देहाती अंदाज के कारण टोकने लगा था। मंजू को भी अब राशि के पहनने, ओढ़ने और खाना बनाने जैसे हर काम में खामी दिखाई देने लगी थी। लगभग रोज शाम को ही राजन से भी इस विषय में शिकायत की जाती थी और एक दिन राशि के भी सब्र का बांध टूट ही गया और वो अपनी सास से काफ़ी बहस कर बैठी। मंजू और राशि की बहस जब ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो सुरेश का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया और उसने अपनी बहू राशि पर हाथ उठा दिया। राशि के लिए ये बहुत ही अजीब और हृदय विदारक घटना थी कि ससुर ने उस पर हाथ उठाया। शाम को आते ही राशि ने राजन से सब बातें कहीं, लेकिन राजन पर तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। राशि ने गुस्से में राजन से कहा, शादी से आज तक आप मुझे कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले गए। जब मैंने आपके बाहर जाने को कहा तो जवाब मेरे ससुर जी ने दिया कि बाहर नहीं जाओगे, हर बात अपने बाप से ही पूछकर करोगे क्या? बाप बोल दे छोड़ दो तो छोड़ भी दोगे, मुझे पता है। राजन ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो रात राशि ने आंसुओं के सहारे गुजारी, लेकिन अब लगभग रोज ही ये होता था। जब भी राजन घर वापस आता था तो उसे सुरेश और मंजू से राशि की शिकायत ही सुनने को मिलती थी। इस गुस्से में राजन ने भी अब राशि पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था और राशि भी राजन, सुरेश और मंजू से बहस करने लगी थी। मामला अब दोनों परिवारों के मध्य भी पहुंच गया और 2-3 बार समाज की पंचायतें भी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद भी राजन राशि से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ था। पर अब सुरेश को ये लगने लगा था कि राशि इस घर के लिए मुसीबत है और इसे छुटकारा लेना ही होगा। अक्सर वो राजन के सामने कह दिया करता था, बेटा ये रिश्ता चलने वाला ना ज़्यादा दिन। लेकिन फिर राजन के जीवन में भी कुछ खास बदलाव आए, जिन्होंने उसे राशि से दूर करना शुरू कर दिया। राजन जिस कंपनी में था उसमें ही सुमेधा ने ज्वाइनिंग किया था। वो बहुत ही हंसमुख और आत्मविश्वास से पूर्ण युवती थी। उसका चेहरा सामान्य था, परंतु उसकी देहयष्टि और उसका आत्मविश्वास से परिपूर्ण आचरण और हंसमुख स्वभाव उसे एक आकर्षक व्यक्तित्व बना देते थे। राजन से उसका संवाद काम को लेकर काफ़ी होता था। राजन उसकी तरफ आकर्षित था और वो भी राजन से आकर्षित थी। ये संबंध धीरे धीरे आत्मीय होते चले गए। सुमेधा का जीवन खुशहाली में गुजरा था। उसके पिता एक IAS थे, लेकिन राजन के जीवन में उसके वैवाहिक जीवन को लेकर पेचीदगियां शुरू हो चुकी थी। वो सुमेधा से अपनी वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों के संबंध में बात करता रहता था। एक बार ऑफिशियल गेट टुगेदर में राजन राशि को अपने साथ ले गया था। राशि की साधारणता और उसकी देशज भाषा तथा हद से ज़्यादा हिचकिचाहट के कारण राजन को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। राशि के साथ समस्या ये थी कि ऐसा कोई नहीं था जो उसे बताए कि समय और परिवेश के साथ प्राथमिकताएं और आचरण दोनों में बदलाव जरूरी है। राजन ने भी कभी ये प्रयास नहीं किया। राशि के माता पिता अपने धन के दंभ में इस मामले को सुलझाने की दिशा में ना बढ़कर हर बार अपने द्वारा दिए गए दहेज और राजन के परिवार की अतीत की दरिद्रता को लक्ष्य करते हुए राजन को नीचा दिखा देते थे। इससे राजन और राशि एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अपने पिता के प्रभाव के वशीभूत राजन ने भी कभी स्वतंत्र होकर राशि से बात करने का प्रयास नहीं किया और सुरेश ने भी उसे ऐसा नहीं करने दिया।
क्योंकि सुरेश एक भय से ग्रस्त था कि कहीं राजन उनसे दूर ना हो जाए। सुरेश को हमेशा परिवार में अपने मुखिया के ओहदे की फिक्र और उसका दम्भ ज़्यादा रहता था। सुमेधा और राजन के संबंध समय के साथ सीमाएं तोड़ते जा रहे थे और अब उनके मध्य कोई मर्यादा नहीं बची थी। और वहीं राजन और राशि के मध्य दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। बल्कि यदि कभी राशि और राजन के मध्य सहवास होता भी था तो उस समय भी राजन के मस्तिष्क में सुमेधा ही होती थी। राजन और सुमेधा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन राशि का राजन के जीवन में होना बड़ी समस्या थी। एक दिन सुमेधा राजन के घर आई तो उसके व्यवहार और सबसे बड़ी बात कि वो भी राजन के जितना ही कमा रही थी। इससे सुरेश को भी उसके और राजन के प्रति संभावनाएं मिल गई थी। सुमेधा जा चुकी थी। जब तक सुमेधा रही राजन बहुत ही प्रफुल्लित रहा, पर अब राजन ने पुनः वो ही मायूसी का लबादा ओढ़ लिया। ये बात राशि ने भी महसूस की। राजन ऊपर छत पर अकेला खड़ा था। सुरेश ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राजन एकदम से चौंक गया। सुरेश, क्या सोच रहे हो? राजन, कुछ नहीं पापा जी। सुरेश, बेटा तेरी जिंदगी मैंने जल्दबाजी में बर्बाद कर दी। राजन, ऐसा मत कहिए पापा जी। सुरेश, बेटा थोड़ा रुक जाता तो सुमेधा जैसी लड़की मिलती तुझे, वो तेरे लिए सबसे अच्छी रहती। इस राशि ने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुरेश, बेटा तेरी माँ भी कह रही थी और मुझे भी लगता है कि अब ऐसे और नहीं चलेगा। तेरा और राशि का रिश्ता ठीक नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। राजन सुरेश का अपनी दृष्टि से अन्वेषण करता है। सुरेश, बेटा जितना लंबा खींचेंगे उतना बर्बादी ही होगी। सुरेश ने एक मौन धारण कर लिया और फिर बोला, देख बेटा, अगर सुमेधा जैसी लड़की अब भी तेरी जिंदगी में आ जाए तो घर बन जाएगा। राजन इस बात को सुनकर थोड़ा सा पका गया तो सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब बड़ा हो गया है तू, और कुछ ये मामले ऐसे होते हैं जिन पर खुलकर बात कर लेनी चाहिए। राजन को कुछ हल्का महसूस हुआ। सुरेश ने राजन के मन की बात कही थी। राजन की कल्पनाओं में अब सुमेधा ही थी और वैसे भी दोनों हर मर्यादा को लांघकर एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। राजन ने एक हल्की सी हिचकिचाहट के साथ अपनी बात कही, लेकिन राशि का क्या पापा? सुरेश बेटा, तुझे लगता है ये रिश्ता अब चल पाएगा? और जैसी बेइज्जती इसने और इसके घर वालों ने तेरी और हमारी करी है, उसके बाद भी तू कहेगा कि तेरे और इसके बीच पति पत्नी जैसा कुछ बचा है? बेटा अब भी समय है, दोनों तलाक लो और वो भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से बनाए, और तू भी, इसमें दोनों का भला है। इस बारे में राशि से बात कर। राजन भी ये ही चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अब उसमें हिम्मत आ गई थी। उसने निर्णय लिया कि वो इस संबंध में राशि से बात करेगा। राजन अतीत की यात्रा में ही खोया हुआ था, फिर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह ही सुमेधा ने राजन से तैयार होकर चलने के लिए कहा। राजन ने भी बिना प्रतिरोध के सहमति जता दी। सुमेधा के पिता ने एक मनोचिकित्सक से समय ले लिया था। पहली बार सुमेधा के पिता को ज्ञात हुआ था कि सुमेधा और राजन के जीवन में बहुत कुछ असामान्य चल रहा है। सुमेधा और राजन मनोचिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंच गए। मेरठ में गिनती के ही मनोचिकित्सक थे। ये एक महिला थी और काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। मनोचिकित्सक का क्लिनिक बेहद सुंदर था। राजन और सुमेधा बाहर बैठे प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि भीतर से बुलावा आ गया। सुमेधा राजन को बाहर ही बैठने को कहकर भीतर गई और लगभग आधे घंटे उस महिला चिकित्सक के साथ रही। इतने समय में सुमेधा ने राजन की पूर्ण स्थिति उसे अवगत करवाया। पिता से जान पहचान होने के कारण वो चिकित्सक सुमेधा को अतिरिक्त गंभीरता से ले रही थी और अतिरिक्त समय भी दे रही थी। सुमेधा ने राजन के पहले विवाह से लेकर अब तक की समस्त स्थिति अपने दृष्टिकोण से समझा दी। महिला चिकित्सक जो 40 वर्षीय और गंभीर व्यक्तित्व की थी, उसने सुमेधा से साफ शब्दों में कहा, देखिए, आपने मुझे जो जानकारी दी वो अच्छी है और यूजफुल भी, लेकिन ये आपका व्यू है, जबकि मुझे सब्जेक्ट का व्यू भी देखना होगा। तो मुझे पेशेंट आपके पति से अकेले में बात करनी होगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 5 देखें।